नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आज के इस कार्यक्रम में। मैं हूं पूर्णिमा शर्मा। ओमाइक्रॉन एक ऐसा शब्द जिसने पूरी दुनिया को चिंता में डाल दिया है। एक सावधान कर रहे हैं सभी को, चाहे हम डब्ल्यूएचओ की बात करें, उनका क्या असेसमेंट है इस नए वेरिएंट को लेकर कोविड के, और क्यों नए नए कोविड के वेरिएंट्स आ रहे हैं, कितना ये खतरनाक हो सकता है, कितना बड़ा खतरा है इससे। साउथ अफ्रीका में ये डिटेक्ट किया गया है, और भी देशों में इसके केसेस मिले हैं। ऐसे में कितना सावधान हमें हो जाना चाहिए, किस तरह के प्रिकॉशंस लेनी चाहिए, और क्या जिन लोगों को वैक्सीन लग चुकी है उनको कितना सावधान रहने की जरूरत है, जिनको वैक्सीन नहीं लगी है उनको कितना सावधान रहने की जरूरत है। और इस पर अगर हम बात करें तो क्या वैक्सीन लगने के बाद भी इससे खतरा है, इन सभी पहलुओं पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं एम्स के पूर्व डायरेक्टर डॉक्टर एमसी मिश्रा। बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर एमसी मिश्रा आपका हमारे कार्यक्रम में। धन्यवाद पूर्णिमा जी। तो मिश्रा जी, ये जो नया वेरिएंट मिला है कोविड का, साउथ अफ्रीका में डिटेक्ट हुआ है, ओमाइक्रॉन जिसे कि हम कह रहे हैं, तो कोविड के जिस तरह नए नए वेरिएंट आ रहे हैं, तो मैं आपसे समझना चाहूंगी इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, और अब तक हम इसके बारे में कितना जान पाए हैं, ये कितना खतरनाक है। जिस तरह कहा जाता है कि इसकी ट्रांसमिशन बहुत ज्यादा इसका होगा, 4 गुना ज्यादा बता रहे हैं साउथ अफ्रीका में। तो कितना सावधान रहने की जरूरत है, कितना सतर्क रहने की जरूरत है, क्योंकि सरकार ये चेता रही है, सावधान कर रही है, और भी देशों में इसके केसेस मिल गए हैं। आप क्या कहना चाहेंगे डॉक्टर मिश्रा, इस नए वेरिएंट को लेकर, क्यों नए नए कोविड के वेरिएंट्स आ रहे हैं और हम कितने अलर्ट रहे हैं? बिल्कुल पूर्णिमा जी, ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। और डब्ल्यूएचओ की टेक्निकल एडवाइजरी ग्रुप एक कहलाता है, उनका टैग, जो वायरस इवोल्यूशन को मॉनिटर करता है, उन्होंने इसको 24 नवंबर को अनाउंस किया कि ये वेरिएंट ऑफ कंसर्न है, और इसको जो नाम दिया वायरोलॉजिस्ट ने वो दिया बी फॉर बॉम्बे या बड़ौदा, 0.1.1.529 जी। और ये 9 नवंबर को एक रोगी में साउथ अफ्रीका में पाया गया सबसे पहले, जिसमें कंफर्मेशन हुई। उसके बाद ये देखा गया कि ये बहुत सारी इसमें म्यूटेशंस देखने को मिली। कोई कहता है 16 मिली, कोई कहता 32 मिली, कोई कहता और ज्यादा मिली। लेकिन और सबसे बड़ी बात ये है कि इसकी एस प्रोटीन एक होती है वायरस की, जो बहुत महत्वपूर्ण होती है। जो जितनी भी आपकी वैक्सीन बनती है वो प्रोटीन से लेकर ही बनती हैं, तो उसमें भी बदलाव देखा गया। तो लगभग इस नए ओमाइक्रॉन या B.1.1.1.529 का जो चरित्र है पूरी तौर से बदला हुआ है। इसीलिए डब्ल्यूएचओ ने इसको वेरिएंट ऑफ कंसर्न, वीओसी बोलते हैं, उसको किया। हम सबके लिए जानने वाली बात जो ये है, क्योंकि अभी भी इस म्यूटेशन के, म्यूटेंट वायरस के बारे में हमें सब कुछ नहीं पता है, और थोड़ा पैनिक जल्दी हो रहा है इसका। यदि आपको ध्यान हो तो लैटिन अमेरिका में एक वेरिएंट आया था, लैम्डा वेरिएंट, जिसको नाम दिया गया था, चिली में, मैक्सिको में और दूसरे दक्षिण अमेरिकी देशों में। और वो भी बहुत इन्फेक्शियस था डेल्टा वेरिएंट की तरह, लेकिन वो वहीं की वहीं रहा और समाप्त हो गया। अब उसकी कोई चर्चा नहीं है। हम लोगों को जो यहाँ पे करना है वो ये है कि एक तो हम अपना जो मॉनिटरिंग कर रहे हैं, सर्विलेंस कर रहे हैं संक्रमण को, उसको हमें बढ़ाना चाहिए एक्सपोनेंशियली, बहुत ज्यादा। तो इसको जानने के लिए हमें जिससे मौका मिले। दूसरा, हमें जेनोमिक सीक्वेंस जो है बहुत अच्छे नंबर्स में, संख्या में करनी चाहिए, और उसका जो मेटा डेटा है उसको हम अवेलेबल होना चाहिए पब्लिक फोरम पे और डेटाबेस में। तो उससे भी गाइडेंस मिलेगी। जैसे कल कोई एनेक्डोट था कि किसी भुवनेश्वर एयरपोर्ट पे 2 अफ्रीकन, साउथ अफ्रीका से 2 लोग आए थे, और तो उनको संभवतः बिना जांच के शायद बैठे थे, मास्क के बिना बैठे थे वो एयरपोर्ट पे, ऐसा देखा गया। तो इस तरह की जो लापरवाही है वो ना हो, और जो भी लोग बाहर से आ रहे हैं, खास तौर से जो
साउथ अफ्रीका या दूसरे अफ्रीकन कंट्रीज से आ रहे हैं, बोत्सवाना वगैरह से, तो उनकी जांच, उनका क्वारंटीन, उनका आइसोलेशन बहुत सख्ती से होना चाहिए, जिससे हमको, चूंकि बहुत सारा कुछ नहीं पता है और उसमें हो सकता है 2 से 4 हफ्ते लग जाएं हमें पता लगने से कि ये कितना इन्फेक्टिविटी है, कितना आर फैक्टर है इसका, दूसरा क्या इससे गंभीर बीमारी होती है या नहीं होती है, क्या इससे अस्पताल में भर्ती होने की जो संख्या है वो बढ़ती है, घटती है या नहीं, उतनी ही रहती है, या मृत्यु दर क्या है इस संक्रमण के बाद। तो अभी ये सारी जानकारी उपलब्ध नहीं है हमें। और दूसरी बात जो करनी है कि अपनी जो कैपेसिटी है और कोऑर्डिनेशन है इंटरनेशनल समाज के साथ और अपने अंदर भारत में, हमें जो हमारी तैयारी है कोविड की वो अभी बरकरार है। सभी अस्पतालों में कोविड केयर सेंटर्स जो बने थे और जो डेजिग्नेटेड थे वो अभी भी तैयार हैं। इसलिए हमें जो पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट्स हमारे हैं उनको फोकस करना चाहिए अब इसकी एपिडेमियोलॉजी पता करने के लिए, इसकी गंभीरता को पता करने के लिए, कितना इफेक्टिवनेस हो सकती है जो हम अगर ये पब्लिक हेल्थ मेजर्स को हम लगाएं और सोशल मेजर्स को लगाएं, जिनमें हमारे सभी बचाव के उपाय आ जाते हैं। मास्क, डबल मास्क, दूरी, शारीरिक दूरी बना के रखना, और भीड़ भाड़ में नहीं जाना। अभी शादियां आ रही हैं, होने वाली हैं, उनमें बहुत बड़ी गैदरिंग्स का ना होना, यात्रा जब बहुत आवश्यक हो तभी करनी है पब्लिक ट्रांसपोर्ट में, और हमें अपना इम्यून जो स्टेटस है उसको ठीक करना है। उसके लिए वैक्सीनेशन, जिन्होंने नहीं लिया है वो वैक्सीन लें, जिन्होंने 1 डोज ले ली है वो दूसरी डोज ले लें। तो ये सब अगर हम करेंगे तो हम संभवतः बच जाएंगे। लेकिन अभी हमें ये भी नहीं पता कि वैक्सीन जो एग्जिस्टिंग अभी मौजूदा जो टीके हैं वो क्या ओमाइक्रॉन के खिलाफ काम करेंगे। अब अगर हम हिस्टोरिकली देखें तो डेल्टा वेरिएंट के अगेंस्ट जो हमारी कोवैक्सीन है वो 50% एफिकेसी उसकी रही है। दूसरी वैक्सीन्स भी थोड़ा बहुत काम करी हैं, लेकिन संभावना कोवैक्सीन चूंकि पूरे वायरस से बनी है उसकी संभावना अधिक हो जाती है इन म्यूटेशंस को से डील करने में या इन म्यूटेशंस को हैंडल करने में। तो ये भी एक महत्वपूर्ण इसका मैं समझता हूँ एक एस्पेक्ट है जो ये इसका है। अच्छा, ट्रांसमिसिबिलिटी भी अगर इसकी अगर हम देखें कि फैलाव इस म्यूटेंट वायरस का है, तो हाँ फैलाव तो है, ये देखने में आया है, लेकिन उसका क्या दुष्परिणाम हो रहा है ये अभी हमारे सामने नहीं खुल के बात आई है। तो मैं यही कहूंगा, लोगों को बचाव के जो उपाय हम लोग पिछले 1.5 वर्ष से कर रहे हैं वो करते रहने हैं। मास्क, दूरी, ये सबसे अच्छे वेपन्स, हथियार जो भी हम कहें कोविड से लड़ाई में। और आजकल उत्तर भारत में मैं ये भी कहता हूं कि चूंकि हमारा प्रदूषण इतना है कि आजकल मैं जैसे सुबह वॉक पे जाता हूं तो मैं 2 मास्क लगा के जाता हूं। मैं कोविड के लिए नहीं अकेला वॉक करता, मैं पोल्यूशन की वजह से लगाता हूं। तो ये जो प्रदूषण है उससे भी आपको बचाएंगे, ये मास्क दूसरे और संक्रमण से भी बचाएंगे। इसलिए हमको बहुत विशेष चिंता नहीं करनी है इसकी कि एक क्या है और कैसे है, तो ये लोगों को समझना है। जी बिल्कुल, कई बातें डॉक्टर एमसी मिश्रा आपने बताई कि चाहे ट्रांसमिसिबिलिटी की बात हो, चाहे आपने ये भी बताया कि वैक्सीन की इफेक्टिवनेस पर भी बातचीत हो रही है, उसमें कहाँ तक हम पहुंचे हैं, कितना इस पर ये वैक्सीन है जो इफेक्टिव होंगी, जो चाहे कोवैक्सीन की बात हो चाहे कोविशील्ड की बात हो। साथ ही कई पहलुओं पे आपने कहा कि मॉनिटरिंग बहुत जरूरी है कि किस तरह से फैल रहा है, क्या क्या इस पर नजर रखने की बहुत जरूरत है सरकारों को। और आपने कई एस्पेक्ट बताए कि किस तरह से और टेस्टिंग की बात जहां तक आती है, क्या इसको टेस्ट कर पाना, डायग्नोस कर पाना आरटीपीसीआर में, क्या ये आ पाएगा, पता चल पाएगा कि यही वेरिएंट है, तो उस पर भी आप थोड़ा प्रकाश डालें, बताएं कि क्या इसको टेस्ट में भी ये आसानी से ट्रेस हो पाएगा।
हाँ नहीं, टेस्ट तो इसका वही पीसीआर टेस्ट है इसके लिए भी। और उसमें जो है पीसीआर टेस्ट में जब हम कह रहे हैं कि ये है, तो आप ये समझिए कि जो इसकी एस प्रोटीन है, जी जैसे इसमें जो कहा गया है डब्ल्यूएचओ के द्वारा कि जो अभी चलन में है सार्स कोवी 2 पीसीआर को डायग्नोज करने के लिए, वही इसको वेरिएंट को भी डिटेक्ट करता है। और काफी कुछ लैब्स ने ये भी कहा है पीसीआर टेस्ट से पता लग जाएगा, जिसमें वन एक 3 टारगेट जीन्स जो होते हैं उनमें से एक डिलीट नहीं होता है, इसको एस जीन बोलते हैं, ड्रॉप आउट, जी जी। और या एस जीन टारगेट फेलियर, तो वो डिलीट नहीं होता है, तो उससे पता लग जाता है कि ये वाला वेरिएंट है ये। तो इस मेथड को वेरिएंट को डिटेक्ट करने में जल्दी पता लग जाता है। और जो पिछले हमारे सर्च हुए हैं उसमें भी इसी तरह से पता लगाया गया था। और देखने वाली बात ये होगी कि ट्रांसमिसिबिलिटी इसकी कितनी है, उसके लिए अभी शोध जारी है। वैक्सीन को स्किप करेगा, उसके शोध जारी है। तो ये हमें इन प्रश्नों के उत्तर आने वाले 2 से 4 हफ्तों में मिलेंगे। जी बिल्कुल। तो वैज्ञानिक इस शोध में, खोज में लगे होंगे कि इस पर जो वैक्सीन है वो कितनी इफेक्टिव होगी, या अगर इससे कुछ अगर ये शरीर में जा रहा है लोगों के, तो वो कितना सीवियर डिजीज हो सकता है, कितना ही खतरा है, कितना बड़ा खतरा है लोगों के लिए। बहुत सारे पहलुओं पर डॉक्टर एमसी मिश्रा आपने बात की, तो लगभग सारे ही बातों को आपने कवर कर दिया। इससे पहले कि मैं आपसे सवाल पूछती, आपने लगभग सारे एस्पेक्ट्स इसके कवर कर दिए। तो अंत में मैं आपसे बस यही सवाल करना चाहूंगी कि भारत में हम लोगों को कितना अलर्ट रहना चाहिए, कितना अवेयर रहना चाहिए, क्योंकि अब लोगों के चेहरों से मास्क उतर रहे हैं। दोनों वैक्सीन लगने के बाद, जैसे हम हर बार चर्चा करते रहते हैं कि वैक्सीन लगने के बाद लोगों में, एक आम एजुकेटेड लोगों में भी ये उनको ये लग रहा है, या ये भ्रम कहें या ये मिसअंडरस्टैंडिंग कहें कि अब हमें कुछ नहीं हो सकता। उनको लगता है कि शायद अब पता नहीं कौन सा ऐसा कवच मिल गया कि अब कुछ नहीं हो सकता। तो ये जब नए नए वेरिएंट आ रहे हैं, और जो साइंटिस्ट हमें समझाना चाह रहे हैं, और डॉक्टर समझाना चाह रहे हैं, वो आप क्या कहना चाहेंगे आम लोगों से? चाहे कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर की बात हो, चाहे मास्क की बात हो, चाहे इस अंडरस्टैंडिंग से बाहर, इस मिसअंडरस्टैंडिंग से रादर बाहर आने की बात हो कि वैक्सीन लग गई तो अब कहीं से ट्रांसमिशन आपके अंदर आ नहीं सकता, लोग मास्क उतार के घूम रहे हैं और बहुत फ्रीली पार्टी भी कर रहे हैं। जी बिल्कुल। ये अंत में मैं यही कहूंगा कि हमने डेल्टा वेरिएंट में भी ये देखा था कि लोगों को 2-2 डोज वैक्सीन की लगी थी, चाहे वो फाइजर की हो, मॉडर्ना की हो, चाहे वो कोवैक्सीन हो, चाहे वो कोविशील्ड हो, लोगों को उसके बाद भी डेल्टा वेरिएंट का संक्रमण हुआ। लेकिन बहुत सारे लोग, ऐसे लोगों को जिनको वैक्सीन लगी थी, उनको बीमारी उतनी गंभीर नहीं हुई थी। बहुत सारे लोग अस्पताल में भर्ती होने से बच गए थे, और मृत्यु भी बहुत न्यूनतम थी। वही इस वेरिएंट के लिए, ओमाइक्रॉन के लिए भी वही अप्लाई होता है। और कोई भी वेरिएंट हो, उसका बचाव के उपाय हमारे समान है, जिसमें एक अच्छा फिटिंग, अच्छे से लगा हुआ मास्क सबसे अच्छा आपको 90-95% तक प्रोटेक्शन देता है। और दूरी बना के आप रख लेंगे, साथ में वेंटिलेशन अच्छा कर लेंगे, तो वही बातें हैं जो हम लोग दोहरा रहे हैं, बार बार कह रहे हैं, जो पिछले 1.5 वर्ष से उस वही बातें अभी भी चरितार्थ हैं। क्योंकि अब उत्तर भारत का, इसलिए मैं खास तौर से उदाहरण देता हूं कि यहाँ पे इस समय प्रदूषण बहुत चरम पे होता है, और उस सर्दी भी हो जाती है तो लोग कमरे बंद कर लेते हैं ठंड होने की वजह से। वेंटिलेशन घर में हम नहीं खुला छोड़ते उतना, जितना हम 15 दिन पहले या 1 महीने पहले छोड़ देते थे। तो वो भी एक वजह है। तो इसलिए वेंटिलेशन का पूरा ध्यान रखें, जब भी कुछ लोग मिल रहे हैं आपस में वेंटिलेशन का पूरा ध्यान रखें, मास्क संपूर्ण रूप से लगा के रखें। और बड़ी जो जमावड़े हैं, गैदरिंग्स हैं, पार्टीज हैं, उनमें जाने से
परहेज करें, बचें। जैसे मुझे भी आज शाम को किसी फंक्शन में जाना था, मुझे फेलिसिटेट कर रहे थे कहीं पे, मैंने उनसे क्षमा मांग ली कि मेरे को आप वर्चुअल कर देना। तो ये इस तरह के हम लोग जो साधन है उनको उपयोग अभी भी करना चाहिए। आज जैसे एक मीटिंग भी थी मेरी कहीं, वो भी हमने वर्चुअल कर ली। और अभी भी मैं टीवी चैनल्स पे भी जाने के लिए मना कर देता हूँ कि आप वर्चुअल कर लीजिए इसको। बहुत सारे लोग कहते हैं साहब अब तो आ जाइए, लेकिन ये अपने ऊपर निर्भर करता है कि आप अपना जो पूरा डिसिप्लिन है, अनुशासन है, वो आपको स्वतः ही करना है वो, और वो करेंगे, बचे रहेंगे और स्वस्थ रहेंगे। तो आप भी बचें, अपने निकटजनों को भी बचाएं, अपने मित्रों को बचाएं, और अपने काम पे जाते हैं वहां भी अपने मित्रों को बचाएं। तो इससे हम सेफ रहेंगे। अभी भारत की स्थिति बहुत अच्छी है, इसे बिगड़ने नहीं देना है। तो इसमें हम लोगों का, प्रत्येक नागरिक का ये कर्तव्य हो जाता है। और जो हमारे हवाई अड्डों पे जो लोग कर्मी हैं, जो इसके लिए मॉनिटरिंग के लिए जिम्मेदार, रिस्पॉन्सिबल हैं, जिम्मेदार हैं, उनको अपना काम बहुत ही सुचारू रूप से करना चाहिए, बहुत सक्षम रूप से करना चाहिए, जिससे कोई भी व्यक्ति जो अफ्रीका से पर्टिकुलरली आ रहा है खास तौर से, वो नजर से न चला जाए। और उनका पूरी तरह से मॉनिटरिंग, क्वारंटीन और जांच एयरपोर्ट पे हो जानी चाहिए। और जो हमारे जेनोमिक सीक्वेंसिंग करने वाले हैं उनको भी 24/7 लग जाना चाहिए, और जेनोमिक सीक्वेंसिंग करके बताएं कि क्या मिल रहा है उनको। जी बिल्कुल। तो डॉक्टर एमसी मिश्रा, कई सवाल इसके बीच में भी आते हैं कि क्या ये लोगों में थकान भी हो रही है कि कब तक चलेगा, अब कब खत्म होगा ये, और फिर से मतलब एक तरह से मेंटली भी लोग थकने लगे हैं, इसलिए भी वो शायद मास्क उतार रहे हैं, या कि सोशलाइजिंग नहीं हो रही थी तो नहीं, अब मिलना है तो बिल्कुल खुल के मिल रहे हैं। अब वायरस तो अपना म्यूटेशन कर रहा है बार बार। अब जितने लोग मिलेंगे तो उतनी बार, जैसा मेरी आपसे चर्चा हुई थी, आपने कहा कि मिलिए कम, फिजिकल कॉन्टेक्ट कम रखिए, सोशलाइजिंग थोड़ी कम की जा सकती है। और आप भी जिसको अपने जीवन में भी आप इम्प्लीमेंट कर ही रहे हैं, जिस तरह से आपने कई उदाहरण बताए, तो ये जो साइकिल है, क्या ये कब जाके कहाँ रुकेगा? देखिए, हम पूरी आशा करते हैं कि जैसे जो 100 साल पहले वाला पेंडेमिक था वो कोई 2.5-3 साल करीब चला था, ये हो सकता उतना ना चले, क्योंकि अभी वैक्सीन आ गई है। उस समय वैक्सीन नहीं थी, दूसरे साधन नहीं थे उतने इफेक्टिव। तो हम ये मान के चलते हैं कि हम, हमारी स्थिति बहुत सुदृढ़ है, और संभवतः हम अप्रैल मई वाली स्थिति में नहीं जाएंगे। ये आ भी जाएगा तो भी नहीं जाएंगे, बहुत सारे कारणों की वजह से, कि इम्यूनिटी भी है, डेल्टा वेरिएंट का संक्रमण हो चुका है, वैक्सीन भी लग चुकी है, लग रही है बराबर। तो बहुत सारे ये जो फैक्टर्स हैं ये हमें बचाएंगे, लेकिन हमारा सहयोग उसमें आवश्यक है। तो आप मिलते भी हैं तो मास्क लगा के जाएं, फिर थोड़ी देर के लिए उतार लें। अगर चाय आपने साथ पीनी है और आपको पता है उस व्यक्ति के बारे में, तो मास्क उतार लें। हम भी, कल भी मैं किसी में गया था, एक कॉन्फ्रेंस थी, तो हम लोग सब मास्क पहने हुए थे, और जब चाय पी तो थोड़ा दूर बैठ के पी लिए, और मास्क उतार दिया था। बिना मास्क उतारे तो आप चाय नहीं पी सकते या खा नहीं सकते, तो वो कर सकते हैं। और लेकिन अपना बचाव अगर आप करें अपने स्वास्थ्य के लिए, तो इसमें तो आपको ही सहयोग करना पड़ेगा, हमें और कोई तो आपके लिए करेगा नहीं। अच्छा, बीमार भी पड़ेंगे तो आप स्वयं पड़ेंगे, नुकसान होगा तो आपका स्वयं का होगा। तो ये भी सोचना आवश्यक है। ठीक है, हम सभी चाहते हैं कि नॉर्मल स्थिति आ जाए, प्री कोविड वाली। तो उसके लिए थोड़ा सा और अभी प्रतीक्षा है, सभी की है। हम सब चाहते हैं कि हम यात्रा भी करें, हम फिजिकल कॉन्फ्रेंस भी करें जितनी है, और यूनिवर्सिटीज, कॉलेज, स्कूल सब खुले ही हैं। तो उसमें फिर वो बचाव नहीं हो पाता है। बस ये समस्या अभी देखिए, कल कर्नाटक में 66 जी लोगों में एक हॉस्टल में, वहां पे कैंपस में, स्टूडेंट्स में, छात्रों में मिल गया संक्रमण। अब मैं यही कह रहा हूँ कि उसमें जीनोमिक सीक्वेंसिंग करके तुरंत पता करें कि कौन सा वेरिएंट है जो इसमें हुआ, क्या वो माइक्रोन है, क्या ये डेल्टा है, या कोई और है। तो ये देखना बहुत आवश्यक है, और इसमें कोई अनुचित बात भी नहीं है। और सभी के अभी कम से कम हम लोग उस मोड में है
ठीक है, अब कर लिया एंजॉय, एक महीना दिवाली भी एंजॉय हो गई, दशहरा भी हो गया, और हम बचे रहे, बहुत अच्छी बात है। तो खूब एंजॉय भी किया लोगों ने, छठ भी हो गई। तो अब थोड़ा सा फिर से बचाव कर ले। जी, बिल्कुल। तो आपने कई बातें कही डॉक्टर एमसी मिश्रा की, किस तरह से जीनोम सीक्वेंसिंग की आप बात कर रहे हैं कि उसको करना बहुत ज़रूरी है बार-बार, और ये पता लगा है कि कौन-सा वेरिएंट है, अगर कहीं ज़्यादा केसेज़ आ रहे हैं, साथ ही कहीं ज़्यादा मामले आ रहे हैं, तो मॉनिटरिंग की बहुत ज़रूरत है। लगातार मॉनिटरिंग करते रहें एडमिनिस्ट्रेशन, सरकारें की किस तरह से स्थितियाँ जो हैं अनफ़ोल्ड हो रही हैं, इंटरनेशनल लेवल पर भी और नेशनल लेवल पर भी और स्टेट लेवल पर भी। साथ ही आपने बताया कि कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर तो हमें अपनी जिंदगी का हिस्सा बना ही लेना चाहिए, चाहे आपको वैक्सीन लगी है, नहीं लगी, 2 डोज लगी है, 1 डोज लगी है। आप एक डिस्टेंस, फिजिकल डिस्टेंस मेंटेन करके रखें, लोगों से मास्क जरूर लगा के रखें, और जितनी भी सावधानियां ऐसे बरतें, क्योंकि जिस तरह के माहौल में हम जी रहे हैं, वहां इस समय खुद को बचाए रखना बहुत जरूरी है। तो बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर एमसी मिश्रा, विस्तार से आपने सभी पहलुओं पर जानकारी दी। इस नए वेरिएंट को लेकर भी अभी बहुत ज्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन जैसे जैसे इस पर आगे हम जानकारी मिलती है, हम आपसे बातचीत करते रहेंगे अपने अपने अगले एपिसोड्स में। और बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में हमसे बातचीत करने के लिए। धन्यवाद।